अभिषेक सफर में आज की सच्ची घटना प्रयागराज के महाकुंभ से आए एक अघोरी उस व्यक्ति की सच्ची घटना है जिसे झारखंड के श्यामनगर गांव की रहने वाली एक महिला अपना पति होने का दावा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वे अघोरी साधु अपने आप को वाराणसी का रहने वाला बता रहा है। आखिर कोई महिला किसी अघोरी व्यक्ति को अपना पति क्यों कहेगी? इस सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं और आपको बताएंगे कि आखिर वे अघोरी है कौन, आखिर वे अघोरी बाबा है कौन, वे गंगा सागर यादव है या फिर बनारस का रहने वाला एक अघोरी साधु है। इन सभी रहस्यों से आज पर्दा इस वीडियो में उठाएंगे। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो में कृपया अंत तक बने रहे। दोस्तों अभिवादन स्वीकार करिए अपने दोस्त अभिषेक का। दोस्तों एक महिला होती है जिसकी उम्र 50 साल के आसपास होता है और उस महिला के 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का उम्र करीब 30 साल के आसपास होता है और वहीं दूसरा बच्चा 27 साल का होता है। ये महिला जो है, इस महिला का पति जो है 1998 में उस महिला के लिए कपड़ा खरीदने के लिए घर से निकला हुआ था और आज तक नहीं मिला। वे महिला और उस व्यक्ति के घर वाले काफी उस व्यक्ति की छानबीन किए और उस व्यक्ति का कहीं अता पता नहीं चला, बल्कि उस व्यक्ति का पता ठीक 27 साल बाद 2025 में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद जो इस समय प्रयागराज हो गया है उसमें महाकुंभ में वे दिखाई पड़ता है। और जब वे महिला उस अघोरी बाबा को अपना पति बताती है और घर ले जाने के लिए कहती है तो वे अघोरी बाबा कहता है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। दोस्तों झारखंड में एक जिला लगता है जिसका नाम धनबाद होता है। धनबाद जिले में एक गांव लगता है जिस गांव का नाम श्यामनगर होता है। श्यामनगर के कुछ लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए आए हुए होते हैं और वे लोग स्नान करके जा रहे होते हैं। तब तक अचानक उनकी नजर एक अघोरी बाबा पे पड़ती है और वे सभी लोगों की नजर जैसे ही उस अघोरी बाबा पे पड़ती है वे सभी लोग उस अघोरी बाबा को देख करके चौंक जाते हैं, बल्कि वे और कोई नहीं उसी गांव के 27 साल पहले गायब हुए एक व्यक्ति से उस व्यक्ति का चेहरा बातचीत काफी कुछ मिलजुल रहा था और वे सभी लोग उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उस व्यक्ति से बातचीत करना शुरू करते हैं। तो वे व्यक्ति बातचीत करने से मना कर देता है और वे अपनी साधना में बैठ जाता है। इस बात से उस गांव के लोगों को और यकीन हो जाता है कि आखिर ये व्यक्ति हम लोगों से बात क्यों नहीं कर रहा है। उसके बाद दोस्तों उसी गांव के कुछ लोग उस व्यक्ति का वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद फोटो खींचते हैं अपने गांव के रहने वाले। उसके बाद उसी गांव के रहने वाले मुरली यादव नामक व्यक्ति को वे फोटो और वीडियो भेज देते हैं और कहते हैं कि जरा ये वीडियो और फोटो देखिए। जैसे ही उस वीडियो और फोटो को मुरली यादव देखते हैं तो मुरली यादव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मुरली यादव अपनी भाभी, अपने भतीजे और अन्य 10 लोगों के साथ प्रयागराज महाकुंभ की तरफ चल देते हैं। उसके बाद वे सभी लोग उस महाकुंभ में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जैसे ही उनकी भाभी उस अघोरी बाबा को देखती है वे देख करके जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। उसके बाद दोस्तों जब वे महिला रोने और चिल्लाने लगती है, चिल्लाने के बाद सभी लोग जो अगल बगल महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे होते हैं सभी लोग रुक जाते हैं और ये जानने का प्रयास में लग जाते हैं कि आखिर ये महिला है कौन और रो क्यों रही है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वहां 2, 4, 10 लोगों से हजारों लोगों की संख्या में भीड़ लग जाती है और सभी लोग यही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये महिला इस बाबा को देख करके क्यों रो रही है। उसके बाद दोस्तों अघोरी बाबा के पास जाती है और कहती है कि बहुत हो गया, अब चलिए घर चलते हैं। उसके बाद दोस्तों अघोरी बाबा उस महिला को कहते हैं
कि आप हैं कौन, मैं आपको नहीं पहचानता हूं। और तो वे महिला जो होती है उस अघोरी बाबा को से बार बार विनती करती है कि क्यों घर छोड़ करके चले आए। 27 साल तक मैं किस तरह से, किस हालत से अपनी जिंदगी गुजर बसर की हूं, और आप यहां अघोरी बन करके बैठे पड़े हैं। उसके बाद दोस्तों वे महिला जो होती है, वे अघोरी बाबा जो होता है उसका पति होने से बार बार इंकार करता है, और वे अघोरी व्यक्ति कहता है कि मैं आपका पति नहीं बल्कि बनारस का रहने वाला राजकुमार हूं। उसके बाद दोस्तों वे महिला अपने पति की कुछ निशानियां बताती है। वे महिला बताती है कि मेरे पति का बायां हाथ टूटा हुआ है और उसकी घुटनी जो है वे निकली हुई है। उसके बाद दोस्तों वे महिला बताती है कि मेरे पति के सर पे गहरे चोट लगने का निशान है। उसके बाद दोस्तों वे महिला बताती है कि मेरे पति के आगे के 2 दांत काफी बड़े हैं। उसके बाद दोस्तों वे महिला जो भी अपने पति की पहचान बताती है वे सब उस अघोरी बाबा में मौजूद होते हैं। उसके बाद दोस्तों अघोरी बाबा उस महिला को पहचानने से इनकार कर देता है। उसके बाद लड़के से कि जा करके कान में कहो कि बाबूजी जो होगा उसे माफ करिए और चलिए वापस घर चलिए, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों वे लड़का जाता है और कान में उस अघोरी बाबा के कहता है कि जो है बाबूजी चलिए घर चलिए, घर पे सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों वे अघोरी बाबा कहता है कि बेटा मुझे जो है महादेव के अलावा और भी कुछ सुनाई नहीं देता है। उसके बाद दोस्तों ये सब सुनने के बाद सुनने के बाद वो लड़का काफी अचंभित रह जाता है। उसके बाद दोस्तों महाकुंभ में आए सभी लोग हैरान और परेशान थे, क्योंकि ये इस तरह की कहानियां सिर्फ फिल्मों और कहानियों में बताई जाती है कि 26 साल 27 साल से गायब हुआ व्यक्ति महाकुंभ में मिलता है। तो दोस्तों ये सच्ची घटना महाकुंभ के प्रयागराज से है। आइए दोस्तों वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वे अघोरी बाबा को जिस महिला ने अपना पति होने का दावा किया वे व्यक्ति था कौन। इस व्यक्ति को वे अघोरी महिला ने जिस अघोरी व्यक्ति को वे महिला अपने पति होने का दावा करती है, आखिर वे व्यक्ति है कौन। वे झारखंड का रहने वाला व्यक्ति है या बनारस का रहने वाला व्यक्ति है। दोस्तों आइए चलते हैं कुछ साल पहले। दोस्तों झारखंड का एक जिला होता है जिस जिले का नाम होता है धनबाद। धनबाद में एक छोटा सा गांव रहता है श्यामनगर। श्यामनगर गांव में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम देवलाल यादव होता है। देवलाल यादव के 4 पुत्र होते हैं। पहले पुत्र का नाम होता है गंगा सागर यादव, दूसरे पुत्र का नाम होता है प्रयाग यादव, तीसरे पुत्र का नाम होता है मुरली यादव और चौथे पुत्र का नाम होता है बद्री यादव। दोस्तों देवलाल यादव इस समय इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और ये चारों पुत्र जो होते हैं वे गांव में ही रह करके अपनी जीवन यापन करते हैं। उनके जो बड़े पुत्र होते हैं यानी गंगा सागर यादव पशुओं की खरीदना और बेचने का कारोबार करते हैं और उसी से उनका आजीविका का पालन होता है। दोस्तों 1998 में गंगा सागर के भाई की शादी हो रही थी और गंगा सागर अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने के लिए मैं धनबाद जा रहा हूं और धनबाद से कपड़े खरीद करके लाऊंगा। उस समय दोस्तों गंगा सागर के एक पुत्र हो चुका था। उस पुत्र का नाम कमलेश यादव था और दूसरा पुत्र 4 माह का उनकी पत्नी के गर्भ में था। उनकी पत्नी का नाम धनवतो देवी होता है। धनवतो देवी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उनके पति अक्सर पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए घर से बाहर आया जाया करते थे। उसके बाद दोस्तों वे गंगा सागर यादव घर से धनबाद के लिए निकलते हैं और कभी भी वापस लौट के अपने घर नहीं जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 1 दिन 2 दिन इंतजार करने के बाद घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर गंगा सागर गए तो गए कहाँ, और घर में भाई की शादी है, तभी भी भाई की शादी है। उसके बाद भाई की शादी किसी तरह से बीतता है। बीतने के बाद घर वाले जो है स्थानीय पुलिस में जा करके उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं।
रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस भी काफी मदद करती है, छानबीन करती है और पुलिस वाले कहते हैं कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ पता करिए, हो सकता है यादव जी वहीं गए हो। उसके बाद दोस्तों चारों तरफ काफी खोजबीन की जाती है, लेकिन कहीं से भी गंगासागर यादव का पता नहीं चलता है। बल्कि गंगासागर क्या, एक मित्र होता है जिसका नाम राजकुमार गोस्वामी होता है। राजकुमार गोस्वामी भी अपने घर से उसी दिन से गायब होता है। उसके बाद दोस्तों किसी तरह से गांव के लोग ये मानते थे कि गंगासागर और राजकुमार गोस्वामी में काफी अच्छी दोस्ती होती है। दोनों एक ही साथ पशुओं की खरीद के लिए भी जाते थे, दोनों एक ही साथ व्यापार करते थे। उसके बाद दोनों का अचानक घर से गायब हो जाना ये दोनों घर वालों के लिए काफी परेशानी भरा था कि आखिर दोनों गए तो गए कहां। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है। उसके बाद एक दिन अचानक पुलिस थाने से फोन आता है कि पटना के पास एक बस दुर्घटना हो जाती है। उसमें कुछ लावारिस शव होते हैं और जिनका पहचान आज तक नहीं हो पाया है, कृपया आप लोग जाकर के वहां देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों धनवतो देवी और उनके घर के सभी सदस्य वहां मौके वारदात पर जाते हैं, वहां हॉस्पिटल में देखते हैं। वहां न तो गंगासागर यादव की लाश थी और न ही गोस्वामी राजकुमार की लाश थी। उसके बाद दोस्तों दोनों की तलाश धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतते जाता है वैसे वैसे कम होती चली जाती है। उसके बाद दोस्तों घर वाले और गांव के लोग गंगासागर यादव को मृत समझ लेते हैं कि वे कोई अनहोनी का शिकार हो गए और वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन दोस्तों धनवतो देवी को यह विश्वास था कि उसके पति उसे छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। वे अपने मांग में सिंदूर लगाया करती थी और जो भी पति के लंबी उम्र के लिए व्रत होते थे वे सभी व्रतों का और नियमों का पालन करती थी। उसके बाद दोस्तों उसी गांव के कुछ लोग 2025 में महाकुंभ स्नान करने के लिए श्यामनगर गांव के ही लोग आते हैं और आने के बाद वे स्नान करके निकल रहे थे तो देखते हैं उसी गांव का गंगासागर यादव, गांव के गए लोगों ने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद ये वीडियो और फोटो मुरली यादव यानी गंगासागर के भाई को भेजते हैं और जैसे ही गंगासागर यादव की फोटो मुरली यादव देखते हैं और वे फोटो देख करके रोने लगते हैं और अपनी भाभी, भतीजे और घर के अन्य 10 सदस्यों के साथ महाकुंभ प्रयागराज के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां जाने के बाद वे अपने बड़े भाई गंगासागर यादव से मिलता जुलता शक्ल का एक अघोरी व्यक्ति बैठ करके अपनी साधना कर रहा था और जब मुरली यादव और अन्य भाई और उनकी पत्नी धनवतो देवी जाकर के उनसे बातचीत करने का प्रयास करती हैं तो बाबा जो होते हैं वे बात नहीं करते हैं और वे अपनी साधना में होने का नाटक अपनी साधना में चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों तभी वहां एक काली मां नाम की साध्वी आती है और वे साध्वी उस बाबा को अपना पति बताती है और मुरली यादव और उनके घर के अन्य लोगों के ऊपर ईंट पत्थर चलाने लगती है। उसके बाद दोस्तों उनके छोटे बेटे जो बिमलेश यादव उस बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी घर चलिए। उसके बाद दोस्तों वो एक व्यक्ति कहता है कि वे अघोरी बाबा कहते हैं कि मैं आपका पिता नहीं हूं बल्कि मेरा नाम राजकुमार है, मैं वाराणसी का रहने वाला हूं, मेरे माता पिता बल्कि 5 बेटे और हमारी मां पत्नी है और मैं आपका पिता नहीं हूं। तो बिमलेश यादव ने जब पूछताछ करना शुरू किया तो अघोरी बाबा गोल मटोल जवाब देने लगे। उसके बाद दोस्तों बिमलेश ने कहा ठीक है आप मेरे पिता नहीं हैं तो आप मुझे अपने गांव ले चलिए, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से मिलवा दीजिए तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप मेरे पिता गंगासागर यादव नहीं है बल्कि आप बनारस के रहने वाले राजकुमार अघोरी हैं। ये सब बातें सुनने के बाद
अघोरी बाबा जो होते हैं गोल मटोल जवाब देने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठा होते देख मीडिया और पुलिस के भी लोग मौके पे पहुंचते हैं। किसी तरह से पुलिस वाले घर वालों को समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद घर वाले डीएनए जांच की मांग पर अड़े रहते हैं। किसी तरह से पुलिस वालों ने उन्हें समझा बुझा करके वापस घर भेज दिया और पुलिस वालों ने बाबा की जांच की बात कह करके बाबा की डीएनए कराने की बात को स्वीकार कर लिया और कहा जल्द ही मामले की जांच करके जो भी सत्यता पाई जाती है जो भी मामले की कार्रवाई करके जो भी सत्यता पाई जाती है उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों